कक्षा 7 के बच्चे ध्यान देंगे। आज हम लोग व्याकरण में पाठ 1 भाषा और व्याकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग भाषा के बारे में देखें। तो भाषा शब्द जो है संस्कृत के भाष धातु से बना है। भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना, जिसका अर्थ है बोलना। तो भाषा जो है मनुष्य के आचार विचार के आदान प्रदान करने का माध्यम है। तो अब जो है हम भाषा की परिभाषा जानेंगे कि भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा विचारों के आदान प्रदान करने का वह साधन है जिसे लिखकर या बोलकर हम अपने विचारों को दूसरों से व्यक्त करते हैं। फिर से, भाषा मनुष्य के विचारों के आदान प्रदान करने का माध्यम है। जब हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों से व्यक्त करते हैं, उसको ही हम भाषा कहते हैं। उसके बाद भाषा के भेद। भाषा के भेद। भाषा के 3 भेद होते हैं। एक मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा और तीसरा जो होता है सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा, जब हम अपने विचारों को दूसरों से बोलकर, यानी जो मुख से बोलकर विचार प्रकट किए जाते हैं, उसे ही हम मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा में सार्थक ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा लिखित भाषा, जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा में ध्वनियों के स्थान पर वर्णों या अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। लिखित भाषा में वर्णों या अक्षरों का लिखित रूप से प्रयोग किया जाता है। तीसरा होता है सांकेतिक भाषा। जब अपने मन के विचारों को दूसरों से हम संकेत रूप में व्यक्त करते हैं तो उसे ही हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे हम लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं तो ट्रेन में आगे चालक गाड़ी को चलाता है, पीछे गार्ड झंडी लेकर बैठा रहता है। तो गाड़ी को रोकने या चलने के लिए पीछे गार्ड जो है झंडी का संकेत करता है। जब झंडी दिखाता है तो गाड़ी रुक जाती है, झंडी दिखाता है तो चल लेती है। यह सांकेतिक भाषा है। उसके बाद अब आगे पढ़ेंगे भाषा के रूप। भाषा के रूप में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मातृभाषा। भाषा के रूप। भाषा के रूप। पहला
भाषा। अब मातृभाषा किसे कहते हैं? तो जब बालक अपने परिवार में अपने माता पिता से जिस भाषा को ग्रहण करता है उसको ही हम मातृभाषा कहते हैं। बालक जिस परिवार में जन्म लेता है उस परिवार के सदस्यों द्वारा बोली जाने वाली भाषा सबसे पहले सीखता है। यह भाषा मातृभाषा कहलाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह भाषा जिसे बालक अपने परिवार से सीखता है मातृभाषा कहते हैं। दूसरा राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? वह भाषा जो किसी देश के अधिकांश मनुष्यों द्वारा बोली जाती है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। सभी देशों में अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती है। जैसे भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है क्योंकि भारत के अधिकांश भूभाग पर हिंदी बोली जाती है, इसलिए अधिक लोगों द्वारा हिंदी बोली जाने के कारण हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय भाषा। जिस भाषा को अधिकांश देश विचारों और सूचनाओं के परस्पर आदान प्रदान में लाते हैं वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। जैसे अंग्रेजी। राजभाषा। राजभाषा किसे कहते हैं? तो वह भाषा जो देश के सरकारी कार्यालयों में राजकाज के प्रयोग में लाई जाती है राजभाषा कहलाती है। तो भारत में तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों राजभाषा में प्रयोग, लेकिन मुख्य रूप से भारत की राजभाषा हिंदी है क्योंकि 14 हमारे संविधान में 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। इसलिए हर वर्ष 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रादेशिक भाषा। अब प्रादेशिक भाषा किसे कहते हैं? तो किसी प्रदेश में लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को हम प्रादेशिक भाषा कहते हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है। उसके बाद अब भाषा के अंग। तो भाषा के अंग में सबसे पहले हम बोली पर चलेंगे कि बोली किसे कहते हैं। तो किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को हम बोली कहते हैं। जैसे बिहार है, बिहार में भोजपुरी बोली जाती है तो वो बोली है। अवधी है। उसके बाद हम लिपि के बारे में देखेंगे। लिपि किसे कहते हैं? तो भाषा को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। ध्यान देना, भाषा को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए जाते हैं वे वर्ण कहलाते हैं, परंतु जिस विधि में वे लिखे जाते हैं उन्हें लिपि कहते हैं।
और प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। हिंदी की लिपि है देवनागरी लिपि, और देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। संस्कृत, इसकी भी लिपि देवनागरी है। मराठी, नेपाली, यह भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। उर्दू जो है फारसी लिपि में लिखी जाती है। बंगाली बंगला में, पंजाबी गुरुमुखी में, जर्मनी रोमन में, अंग्रेजी रोमन में, फ्रेंच भाषा रोमन में। उसके बाद अब पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भाषा के नियमों और व्यवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध बोलना हम सीखते हैं। व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के अंग, व्याकरण के 3 अंग होते हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। ये व्याकरण के अंग होते हैं। अब बच्चों एक्सरसाइज है। पहला सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाइए। एक्सरसाइज हल कीजिएगा। भाषा का कार्य है, तो भाषा का कार्य विचारों को प्रकट करना, यानी विचारों के आदान प्रदान के साधन के रूप में कार्य करना। 100 विकल्प सही है। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु, बहुत सही है, भाष धातु से हुई है। तीसरा, अक्षरों की खोज लगभग 5, 6, 7 इसमें से आप लोग कीजिएगा कि कब हुई। उर्दू की लिपि फारसी है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। रिक्त स्थान, जब विचारों को काव्य शैली में प्रस्तुत किया जाता है तब वे पद्य कहलाता है। जब विचारों को बोलचाल की भाषा में लिखा जाता है तब गद्य कहलाता है। भाषा लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। बोली का क्षेत्र भाषा की अपेक्षा सीमित होता है। सही कथन के सामने सही। राज्य भाषा देश के कार्यालयों और राजकाज की भाषा होती है, सही है। व्याकरण के 2 अंग माने जाते हैं, गलत है। राष्ट्रभाषा देश के अधिकतर निवासियों द्वारा प्रयुक्त, सही है। रामचरितमानस गद्य साहित्य का उदाहरण है, गलत है। हिंदी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, गलत है। उसके बाद अतिलघु प्रश्न, लघु और दीर्घ, ये सब मैं बताया हूँ। इसको बच्चों पाठ 1 पढ़कर सभी परिभाषा लिखकर एक्सरसाइज कर जाइएगा। धन्यवाद।